बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है जी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिकली एक किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें एक सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो किडनीज़ के फंक्शन प्रॉपर ना करने की वजह से नज़र आना शुरू होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है, कैसे हम जा सकते हैं कि भाई ये पॉसिबल है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा हो। तो जो बच्चा है वो उसकी प्रेजेंटिंग जो कंप्लेंट होती है वो बेसिकली ये होती है कि जी उनको स्वेलिंग स्टार्ट हो रही होती है। तो स्वेलिंग भी मोस्टली आइज़ पे स्टार्ट होती है, पेरी ऑर्बिटल जिसको हम कहते हैं, पेरी ऑर्बिटल पफीनेस स्टार्ट हो जाती है। फेस पे भी थोड़ा बहुत स्वेलिंग नज़र आ सकती है, पफीनेस अगेन। और मोस्टली उनकी लेग्स में, नीज़ के नीचे, घुटनों से नीचे, टांगों में और एंकल्स में, जो जोड़ है बिल्कुल पाँव के साथ उधर, और पाँव में ये स्वेलिंग नज़र आना शुरू हो जाती है पेरेंट्स को। तो वो अक्सर पहली कंप्लेंट तो ये लेकर आते हैं कि जी ये हमें लग रहा है कि जैसे सूजन सी आ रही है जिस्म के ऊपर। पेट भी कभी कभार सूज जाता है अगर वो थोड़ा लेट आएंगे तो। ठीक हो गया। तो जब हमें ये नज़र आता है ओपीडी में कि भाई अच्छा ये स्वेलिंग इस तरह नज़र आ रही, तो हम वी गो फॉर द टेस्ट स्ट्रेट अवे। उसमें आपको पहली इंस्टेंस पे ही टेस्ट करवाने हैं। और अगर आप कहीं भी बिल्कुल कोई छोटा सा कोई टेस्ट हो जिस पे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकें कि भाई ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नहीं, तो वो छोटे पेशाब का टेस्ट होता है, यूरिन आर ई जिसको कहते हैं। एंड दैट इज़ स्पेशली फॉर प्रोटीन्स, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किडनीज़ जो हैं वो प्रोटीन्स को ज़ाया कर रही होती हैं, रोकने की बजाय वो हमारे यूरिन में ज़ाया हो रही होती हैं। तो फर्स्ट क्लू जो आप ले सकते हैं वो यूरिन आर ई में ले सकते हैं कि उसमें अगर आपको प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, 2+, 3+ प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं। अगर ऐसा हो देन वी हैव टू गो फॉर द ब्लड टेस्ट एज वेल, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक क्लासिक ट्रायड बनती है और वो 3 चीज़ें उसमें नुमाया नज़र आती हैं लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स के अंदर। तो एक तो ये यूरिन में प्रोटीन्स आ गए जिसको कहते हैं प्रोटीन यूरिया। नंबर 2, जब प्रोटीन यूरिया नज़र आता है तो फिर हम जाते हैं ब्लड टेस्ट के ऊपर और फिर हम सीरम में प्रोटीन्स को देखते हैं जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। क्योंकि जैसे कि पहले बताया कि यूरिन में प्रोटीन ज़ाया हो रही है, तो उसको फिर कंफर्म करते हैं आप ब्लड टेस्ट के ऊपर कि ब्लड में प्रोटीन्स हमारे कम हो रहे चाहिए इस रिपोर्ट के मुताबिक। अगर हमारे सीरम में, ब्लड में प्रोटीन्स कम है तो अगेन दिस इज़ अ क्लू कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही हो रहा है, क्योंकि यूरिन में ज़ाया हो रहे हैं तो जिस्म में फिर वो कम हो जाते हैं। इसको कहते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन लेवल कम हो जाता है। और तीसरे नंबर पे कोलेस्ट्रॉल है, जो सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है वो इसमें बॉडी में ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि किडनी जो है वो क्योंकि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तो उसमें ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी, ये वी एल डी एल, एल डी एल, ये सारे फ़िल्टर आउट नहीं हो रहे होते, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। तो हाइपरलिपिडीमियाज भी कह सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इसमें ज़्यादा हो जाता है, यानी कि प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया और हाइपरलिपिडीमियाज, ये 3 चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स के ऊपर, तो दिस इज़ अ क्लासिक ट्रायड जिसको हम कहते हैं भाई नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोज हो गया। अब जब डायग्नोज हो जाता है तो फर्स्ट वी एज्यूम कि ये एट टाइम्स इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, रीनल सिस्टम में इन्फेक्शंस की वजह से। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, वो भी ये इनिशिएट कर सकता है चेन ऑफ सिम्टम्स। और फिर उसमें ट्रीटमेंट की तरफ जब जाते हैं तो स्टीरॉयड्स इसमें लेने पड़ते हैं। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देखते आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी हैं तो आप अक्सर सुनते होंगे मैं मना कर रहा हूँ भाई स्टीरॉयड्स नहीं यूज़ करने चाहिए लॉन्ग टर्म, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू डिजीज़ जिसमें स्टीरॉयड्स नहीं ही ठीक करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा इसमें सिवियर हो रहा होता है रीनल किडनीज़ के साथ। तो अब इसमें जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम चलता है, लॉन्ग टर्म चलता है, और उसमें आपने स्टीरॉयड्स लेने प्रेडनिसोलोन, जिसकी डोज अगेन जब बच्चा कोई पीडियाट्रिक फिजिशियन देख लेता है, उसका वज़न कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर आप उसका डोज कैलकुलेट करते हैं भी कितना इसने लेना है। स्टीरॉयड्स अगेन इज़ दे आर नॉट अ जोक जिसको हम घर पे खुद से स्टार्ट कर सकें। ठीक है जी। अब आपने फर्स्ट जो 1.5 मंथ होता है उस पर एक स्पेसिफिक डोज हम सेट करके देते हैं, भाई इतनी डोज हमने डेली लेनी है, और वो डिवाइडेड डोजेस भी हो सकती हैं। और 1.5 मंथ के बाद, 6 वीक्स के बाद आप यूरिन आर ई रिपीट करते हैं।
यूरिनरी जब रिपीट होता है तो उसमें हमारा गोल तो ये होता है ऑब्जेक्टिव कि उसमें प्रोटीन्स नज़र ना आए, जो पहले हमें प्रोटीन्स आया होते नज़र आ रहे थे। तो अगर वो यूरिन का सैंपल क्लियर आ गया है 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद, विच इज़ अ गुड साइन कि जो ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, उसके बाद फिर आप उसकी डोज को थोड़ा सा कम करते हैं, सही हो गया, और कम करते हैं फॉर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के लिए। तो ये टोटल 12 वीक्स मिनिमम तो ड्यूरेशन का एक चलता रहता है। और जब आप डोज कम करते हैं अगले 2 मंथ्स में, तो उसको आप अल्टरनेट डे पे भी शिफ्ट कर देते हैं। भाई आपने एक दिन खाना है, एक दिन छोड़ना है, एक दिन खाना है, एक दिन छोड़ना है। जो मेडिसिन है वो इस तरह चलती है। तो फिर आप 1.5 मंथ या 2 मंथ्स के बाद अगेन यू रिपीट द यूरिनरी कि भाई अच्छा एक दिन छोड़ के मेडिसिन लेने से जब 1 मंथ पूरा हो गया या 1.5 महीना हो गया है, तो अब हमारा यूरिन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो देन अगेन इफ़ इट्स विद नो प्रोटीन्स इन यूरिन, तो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम फॉर द टाइम बीइंग हम उसको कवर कर देते हैं, वो क्लियर हो जाता है, बॉडी में से रीनल फंक्शन आपका इम्प्रूव हो जाता है इस मेडिसिन की वजह से। अच्छा, फ्लेयर अप्स हो सकते हैं, रिलैप्सेस बड़े कॉमन होते हैं, स्पेशली जो यंग बच्चे होते हैं उनमें। समटाइम्स उनकी डाइट इस दौरान अच्छी नहीं होती है। तो जब आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोज हो जाता है तो फिर हम अक्सर कहते हैं भाई सॉल्ट जो है ना, नमक, ये वाली चीज़ें थोड़ी कम कर दी, क्योंकि वो जिस्म में सोजन बढ़ा सकते हैं। और फ्लूइड इनटेक को भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जब वो स्वेलिंग ज़्यादा हुई भी होती है तो फ्लूइड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेडिकेशंस यू आर टेकिंग। और तो फ्लेयर अप्स या रिकरेंट या फिर रिलैप्सेस जिसको हम कहते हैं, ये कॉमन होता है बहुत। और उसमें अगेन यू हैव टू गो बैक, फिर से जब आपको लगता है भी फिर से सोजन आ रही है तो फिर आप यूरिनरी करते हैं। और अगर ऑलरेडी डायग्नोज्ड है तो फिर पुराने टेस्ट दोबारा से, सारे टेस्ट नहीं होते, बल्कि आप स्ट्रेट अवे स्टीरॉइड्स को दोबारा स्टार्ट करते हैं, और वो एक सिंगल मॉर्निंग डोज से स्टार्ट करते हैं। अगेन वो डोज जो है फिर हम सेट करके देते हैं वेट के मुताबिक, और 1 मंथ लेके फिर उसको अल्टरनेट डे पे शिफ्ट करके। लेकिन अगर कोई बच्चा फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस करता जा रहा है, बार बार रिलैप्स हो रहा है, वो दवाइयाँ छोड़ते हैं दोबारा हो जाता है, दवाइयाँ छोड़ते हैं फिर हो जाता है, तो फिर उनको जो अल्टरनेट डे की थेरेपी है वो फिर थोड़ा लंबा अरसा करानी पड़ती है। एटलीस्ट 5 मंथ्स के लिए आप अल्टरनेट डे पे स्टीरॉइड्स लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, नहीं छोड़ते। तो वो फिर एक लंबा टाइम आपको कोर्स करना पड़ता है, तो ये फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस कम होते हैं। और जस्ट इन केस, वेरी रेयर, आई थिंक आज तक हमने पिछले 16-17 सालों में रिलैप्सेस तो देखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे ग्रो आउट ऑफ इट। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, थोड़ा सा एडोलसेंट्स की तरफ जाते हैं, तो वो अपनी इस बीमारी में से खुद ब खुद भी नेचुरली भी ये बीमारी ख़त्म हो जाती है जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं। तो लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी केसेस होते हैं जो ये सब कुछ करने के बावजूद उनकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम सेट नहीं हो रहा होता, जैसे ही दवाइयाँ छोड़ते हैं वो फिर वापस आते हैं। समटाइम्स दवाइयाँ लेते हुए भी रिलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, कभी मेडिसिन ली, डोज ठीक से नहीं ली। तो अगर बहुत ही कोई रिलैप्स से ज़्यादा हो जाए और ये सारी थेरेपीज़ करने के बावजूद नेफ्रोटिक सिंड्रोम ना ठीक हो रहा, तो देन वी कंसिडर कि भाई ये स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, स्टीरॉयड इस पर असर नहीं कर रहे। तो देन आपको अपनी मेडिकेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें पहले भी एक, उससे स्टार्ट करने से पहले एक फैमिली सेटिंग होती है काउंसलिंग के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट मेडिकेशन है वो ऐसे स्ट्रेट अवे तो स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोफॉस्फेमाइड एक मेडिसिन है जो इसमें यूज़ होती है रिलैप्सेस या रेजिस्टेंस केसेस के अंदर, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं। तो इससे पहले पेरेंट्स को आगाह किया जाता है कि भाई ये साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल हैं इस दवाई के, और वो एक कॉन्सेंट ले के फिर वो मेडिकेशन स्टार्ट होती है, लेकिन नॉट स्ट्रेट अवे। उससे पहले टेस्ट होते हैं। पहले तो हमने यूरिन और ब्लड टेस्ट किए थे टू कंफर्म नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नाउ दिस टाइम बहुत मुमकिन है कि अगर, वैसे तो एक और मशवरा यहाँ पे मेरा ये भी होता है कि भाई हम पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा दें। अगर इतने ज़्यादा रिलैप्सेस हो रहे हैं तो जस्ट पीडियाट्रिक फिजिशियन उसको ना ट्रीट करो, एक दो ओपिनियन, एक कंसल्टेशन, एक मशवरा बच्चों के गुर्दों के डॉक्टर से भी लेना चाहिए, जो उनकी स्पेसिफिक फील्ड है, सब स्पेशलिटी है। तो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली उस टाइम कहते हैं भी रीनल बायोप्सी कर लेनी चाहिए, जिससे कंफर्म हो जाए कि ये किस किस्म का नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जो स्टीरॉयड से ठीक नहीं हो रहा। एंड देन यू स्टार्ट द नेक्स्ट मेडिकेशन उस एक बायोप्सी के बाद। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें लगा कि इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बतानी चाहिए। इट्स क्वाइट कॉमन, बच्चों में होता रहता है, ओपीडीज़ में नज़र आता रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो ठीक भी हो जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू केसेस कि उसमें रिलैप्सेस बहुत ज़्यादा हों, और रेजिस्टेंट केसेस तो आई थिंक वेरी रेयर। कोई इसमें सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम उनको आंसर करें इन टाइम।
ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और रमज़ान चल रहा है, रोज़ा अफ्तार करने से पहले बड़ा स्पेशल टाइम होता है, तो फ़लस्तीन के मुसलमानों को उस टाइम अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें और पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ये डार्क पीरियड जो पाकिस्तान में चल रहा है, अल्लाह ताला इससे हमें जल्द छुटकारा नसीब फरमाएं और पाकिस्तान के गोल्डन डेज़ जो हैं वो वापस आएँ। अस्सलाम वालेकुम।